ये मूवी स्टार्ट होती है और हमें इस मूवी की मेन कैरेक्टर जियाजो को दिखाया जाता है। जियाजो जब 12 साल की थी तो उसके डैड की डेथ हो गई थी। ऐसी सिचुएशन में वो अपने बचपन के घर को सेल करके किसी और जगह पे रहने के लिए जाती है और कुछ सालों बाद वो किसी जगह पे जॉब कर रही होती है और उसका एम यही था कि जिस घर को उसने बेचा था यानी अपने डैड के घर को वो उसे किसी तरीके से वापस हासिल कर ले। लेकिन इस जॉब से उसे जो सैलरी मिलती है वो उसके खुद के लिए भी कम पड़ती है और वो अपनी जॉब से खुश भी नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़के मिंग को दिखाया जाता है जो कि प्रॉपर्टी डिजाइनिंग का काम करता है और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। वो एक इन्वेस्टर को अपना प्लॉट डिजाइन दिखा रहा होता है लेकिन वो इन्वेस्टर उसे इग्नोर करके वहाँ से निकल जाता है। फिर रात होती है और मिंग अपने घर में लौटता है। दूसरी तरफ जियाजो भी अपने घर लौट रही होती है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि मिंग और जियाजो एक ही घर में रह रहे होते हैं। दरअसल होता यह है कि मिंग इस घर में साल 1999 से रह रहा होता है और जियाजो इस घर में साल 2018 में रहती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दोनों अलग अलग टाइमलाइन में एक ही घर में कैसे रह रहे होंगे। ये सब हमें आगे पता चलेगा। अब यहाँ हम देखते हैं कि जियाजो नहा रही होती है और मिंग कुकिंग कर रहा होता है। साथ ही वो बर्तन को सिंक में डालकर वॉश कर रहा होता है। इधर जियाजो को अपने बाथ टब में कुछ मिलता है जबकि मिंग को अपने सिंक में जियाजो की एक ड्रेस मिलती है। अब ये देख के उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये उनके घर में क्या हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा थक जाने के कारण वो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचते और बेड पर जाकर सो जाते हैं। अब अगली सुबह मिंग के चेहरे पर जियाजो एक जोरदार थप्पड़ मारती है जिसकी वजह से वो दोनों शॉक होकर उठ जाते हैं और देखते हैं कि उन दोनों के कमरे आपस में मिक्सअप हुए होते हैं। अब ये सब देख के वो दोनों घबरा जाते हैं। फिर जियाजो मिंग को चोर समझ के वहाँ की चीजों से उसे मारने लगती है और मिंग भी यहाँ वहाँ भाग रहा होता है। तब उन्हें समझ आता है कि दोनों के कमरे मर्ज हो गए हैं। अब मिंग उसके कमरे से विंडो के बाहर देखता है, वहाँ बादल छाए हुए होते हैं और यहाँ जियाजो अपने कमरे के बाहर देखती है तो वहाँ तेज धूप होती है। फिर मिंग डोर खोल के बाहर जाता है तो वहाँ उसे कुछ अलग नजारा नहीं मिलता। वो अब तक साल 1999 में ही होता है, लेकिन जियाजो जब मिंग के दरवाजे से बाहर देखती है तो वो एकदम शॉक हो जाती है क्योंकि वो अब तक तो साल 2018 में जी रही थी, लेकिन उसे बाहर 1999 के सीन्स दिखते हैं और वो घबरा कर अंदर आती है और डोर लॉक कर देती है। फिर वो अपने कमरे के दरवाजे को खोल के बाहर देखती है तो फिर से वो 2018 में आ जाती है। लेकिन अब ये देखकर मिंग बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि वो अब तक 1999 में जी रहा था और अब 2018 में टेक्नोलॉजीज और भी ज्यादा एडवांस हो चुकी होती हैं। फिर दोनों घबरा कर अंदर जाकर डोर लॉक कर देते हैं। दोनों समझ जाते हैं कि दोनों एक ही अपार्टमेंट में अलग अलग टाइमलाइन में जी रहे हैं। तब जियाजो मिंग के चेहरे पर एक और तमाचा लगाती है तो मिंग उसे कहता है कि ये सब क्या है, तो वो उसे कहती है कि ये सच है या सपना, ये मैंने जानने के लिए तुम्हें तमाचा लगाया है। फिर मिंग कहता है कि इस तरह लड़ते रहने से कुछ नहीं होगा, क्यों ना हम इन दोनों दरवाजों के एक साथ ओपन करके देखें कि आखिर क्या होता है। फिर वो दोनों अपने साइड वाले डोर्स को एक साथ खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस समय उन दोनों के कमरे फिर से मर्ज होने लगते हैं। तब वो समझ जाते हैं कि दोनों दरवाजों को एक साथ खोला नहीं जा सकता। अब जियाजो को याद आता है कि 1999 में उसके डैड जिंदा थे, इसलिए वो मिंग से कहती है कि तुम अपनी साइड का दरवाजा खोलकर मुझे अपनी टाइमलाइन में ले जाओ क्योंकि मुझे अपने डैड से मिलना है। जिसके बाद मिंग उसे वहाँ ले आता है। अब 1999 में वो अपने डैड से मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा खुश है। अब वो भाग के वहाँ जाती है, लेकिन वहाँ जाके वो देखती है कि उसके डैड 10 साल के जियाजो के साथ ऑलरेडी खेल रहे हैं। अब ये देख के जियाजो बड़ी इमोशनल हो जाती है और वो उनसे मिलने के लिए तेजी से उनके पास जाने लगती है और तभी अचानक से उनके सराउंडिंग्स में अर्थक्वेक आता है और तेज हवा भी आने लगती है जिसके कारण वो अपने डैड से मिल नहीं पाती। फिर वो गुस्सा होकर फिर से अपने अपार्टमेंट में लौट आती है। अब मिंग उसे कहता है कि जैसे मैं तुम्हें अपने टाइमलाइन में लेकर गया हूँ वैसे ही तुम भी मुझे अपने टाइमलाइन में लेकर चलो। तब जियाजो उसे अपना एडवांस लैपटॉप देती है। उस लैपटॉप को देखकर मिंग बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसकी टाइमलाइन में तो सिर्फ कंप्यूटर्स हुआ करते थे। तब वो खुद को फ्यूचर में देखने के लिए उस लैपटॉप में अपना नाम सर्च करता है, तभी उसकी सराउंडिंग्स में अर्थक्वेक आने लगता है। ये देखकर जियाजो समझ जाती है और मिंग से कहती है कि हम अपने पास या फ्यूचर के लोगों से कांटेक्ट नहीं कर सकते और अगर हम इस तरह की कोशिश करते हैं तो इस तरह के अर्थक्वेक आ जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह हम दोनों एक साथ डोर ओपन नहीं कर सकते। तुम्हारे डोर को सिर्फ तुम ही ओपन कर सकते हो और मैं उससे बाहर आ सकती हूँ, और मेरे डोर को सिर्फ मैं ही ओपन कर सकती हूँ और तुम उससे बाहर आ सकते हो। इस तरह वो मिंग को ये सारी बातें समझाती है। अब अगले सीन में एक साइंटिस्ट और एक बिजनेसमैन एक मीटिंग में बात करते हुए दिखाई देते हैं। अब वो साइंटिस्ट कहता है कि हमने उस डायमेंशनल टाइमलाइन को क्रिएट कर लिया है, लेकिन वो टाइमलाइन अपनी जगह पर ना आकर इस सिटी में किसी और प्लेस पर क्रिएट हो गई है और हमें किसी भी तरह उस प्लेस को फाइंड करना होगा। लेकिन उस बिजनेसमैन के माइंड में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि उस टाइमलाइन के जरिए बहुत सारे पैसे कैसे कमाए जाएं। अब मीटिंग एंड हो जाती है, लेकिन उस बिजनेसमैन का चेहरा नहीं दिखाया जाता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रात हो जाती है, लेकिन
लेकिन मिंग और जियाजो को नींद नहीं आ रही होती। तब जियाजो कहती है कि मेरे डैड मुझे छोड़कर ऊपर चले गए, इसलिए मैं ऐसी सिचुएशन में आ गई हूँ। मुझे जब जब उनकी याद आती है मैं तब तब उनकी कार की को देखती रहती हूँ, और लोन ना चुकाने की वजह से मेरा बचपन का घर भी मेरे हाथ से निकल गया है, लेकिन मैं उस घर को वापस खरीद कर ही रहूंगी। अब इसी तरह वो इमोशनल बातें करते रहते हैं और फिर सुबह हो जाती है। अब जियाजो और मिंग दोनों अपने अपने टाइमलाइन में अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं। असल में जियाजो को एक अमीर आदमी के साथ शादी करनी होती है। बस इतना ही नहीं, उसकी एक कंडीशन भी होती है। अगर उससे शादी करने वाला आदमी उससे शादी करके उसका घर उससे वापस खरीद कर देता है, तभी वो उससे शादी करेगी। और इसी कंडीशन के साथ वो कई लोगों को डेट भी कर रही थी, लेकिन उसके इस कंडीशन को कोई भी नहीं मानता। और ऐसे ही चलते चलते उसे एक दिन एक अमीर आदमी मिलता है जो उसकी कंडीशन के लिए राजी हो जाता है, लेकिन वो जियाजो से उम्र में काफी बड़ा लग रहा होता है और वो बातें भी बड़ी अजीब तरीके से करता है। लेकिन अमीर होने की वजह से जियाजो भी उससे शादी करने के लिए राजी हो जाती है। फिर वो कहता है कि कुछ ही समय में मैं तुम्हारे घर को खरीद लूंगा, और फिर ऊपर से हम दोनों के नाम के नेम प्लेट्स को लगाना होगा और उसके लिए कुछ पैसे लगेंगे। ऐसे छोटे मोटे खर्चों के लिए मैं कैश यूज नहीं करता, इसलिए अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो मुझे दे दो। अब उसकी बातों में आकर जियाजो भी अपना एटीएम से पैसे निकाल के उसे दे देती है। फिर वो कहता है कि मैं पानी की बोतल लेकर आता हूँ, लेकिन काफी देर हो जाती है और वो वापस नहीं लौटता। फिर जियाजो को पता चलता है कि वो असल में एक चोर था और उसके पैसे लेकर चला गया। इससे जियाजो बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है और पुलिस के आने तक वो वहीं बैंक के बाहर बैठी रहती है। दूसरी तरफ मिंग अपने ऑफिस के वॉशरूम में बैठकर ड्रिंकिंग कर रहा होता है। तभी वहाँ पे उस कंपनी का ऑनर, उसका मैनेजर जूनी और एक एम्प्लॉय आते हैं। उनसे ऑनर कहता है कि हमें आगे चलकर और भी बिजनेस करना है और इसके लिए मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं, और ये कहकर चला जाता है। उसके जाते ही जूनी उस एम्प्लॉय से कहता है कि उस ऑनर को धोखा देकर हमें उसके सारे पैसे लेने होंगे और फिर हम उसे बैंक में फंसा देंगे। और इस तरह वो उस एम्प्लॉय को अपना सारा प्लान बता देता है। वहीं मिंग को दिखाया जाता है जो कि वॉशरूम में कुछ गिरा देता है, और उसकी आवाज सुन के जूनी समझ जाता है कि किसी ने उनका प्लान सुन लिया है। फिर वो बाथरूम में झुक कर देखता है और मिंग के पैर को पकड़कर खींच लेता है और फिर उसे बाहर निकालता है और उसे कहता है, अच्छा तुम्हें एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी ना, उसके लिए मैं तुम्हें बैंक से लोन अरेंज करवा कर देता हूँ, लेकिन तुम मेरी कही हुई बातों को किसी और से नहीं कहोगे। तब मिंग भी कहता है ठीक है, मैं सोच कर बताऊंगा। थोड़ी देर बाद जूनी मिंग को अपने कैबिन में बुलाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए लोन क्यों अरेंज करूं, क्योंकि तुमने तो सिर्फ मेरी बात सुनी है और तुम्हारे पास उसका कोई प्रूफ भी नहीं है, और अब तो मैंने तुम्हें नौकरी से भी निकाल दिया है, इसलिए अब तुम घर जा सकते हो। इस पर मिंग उससे कई बार रिक्वेस्ट करता है और उसे कहता है कि मैं इस बात को किसी और से शेयर नहीं करूंगा, लेकिन प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए। लेकिन जूनी उसकी बात को इग्नोर करता है और उसे नौकरी से निकाल देता है। यहाँ जियाजो एक ज्वेलरी शॉप में काम कर रही होती है। तब वहाँ उसकी बचपन की फ्रेंड जिया ओया आती है और काफी सालों के बाद मिलने की वजह से वो काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं और बातें करने लगती हैं। जियाजो की फ्रेंड ने एक अमीर आदमी से शादी की होती है और ये बात वो जियाजो को बताती है। तब जियाजो भी उसे कहती है कि हाँ, मेरे हस्बैंड भी बहुत अमीर हैं और वो हमेशा ही बिजी रहते हैं, और इस तरह वो उसे झूठ कह देती है। तभी उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि आज रात तुम अपने हस्बैंड को साथ लेकर आओ, हम डिनर साथ में करेंगे और मैं भी अपने हस्बैंड को साथ लेकर आऊंगी। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब जियाजो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुकी है। झूठ बोलने के कारण अब उसे समझ नहीं आता कि वो अब इसे हैंडल कैसे करे। तब उसे एक आइडिया आता है। अब वो मिंग को अपना हस्बैंड बनने की एक्टिंग करने के लिए कहती है। अब वो एक कोट को रेंट पे ले लेती है और मिंग को उसे पहनने को कहती है। वो मिंग को इस तरह रेडी करती है जैसे वो एक बहुत अमीर बिजनेसमैन लगे। अब वो जिया ओया के घर जाते हैं। अब वहाँ वो मिंग को अपने हस्बैंड के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाती है। कुछ समय तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा होता है, लेकिन खाना खाते वक्त मिंग अपने खाने को बहुत जल्दी से खत्म कर देता है और फिर वो अपना कोट उतार कर साइड पर रख देता है। तब जिया ओया और उसके हस्बैंड ये नोटिस करते हैं कि मिंग के कोट पर लिखा होता है कि यहाँ कोट रेंट पर दिए जाते हैं, लेकिन ये बात पता न होने पर मिंग उसे कहता है कि मेरी एक बहुत बड़ी कंपनी है, और इस तरह बहुत सी झूठी बातें उसे बताते हैं। अब ये बातें सुनने के बाद उन दोनों को बहुत ज्यादा हंसी आती है, लेकिन तभी जियाजो अपनी फेक अंगूठी को दिखा के उन्हें कहती है कि डायमंड करोड़ों रुपए का है। तभी वो फेक डायमंड उस रिंग से निकलकर आग के पास जाकर गिरता है और वो मेल्ट होने लगता है। अब ये सब देख के जिया ओया और उसके हस्बैंड हंसने लगते हैं। अब इससे जियाजो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होती है और अपने घर लौट जाती है, और इस बात को सोचकर मिंग के सामने रो रही होती है। तभी टीवी पर एक लॉटरी शो चल रहा होता है, और उस शो को देखते ही वो एक लॉटरी टिकट खरीद कर अमीर बनने का सोचने लगते हैं, और वो असल में कौन सा लॉटरी नंबर जीतेंगे अब वो इसका पता लगाते हैं। और फिर मिंग की टाइमलाइन यानी कि 1999 में जाकर उस लॉटरी टिकट को खरीद लेते हैं, क्योंकि अब उन दोनों को पता चल चुका है कि उन दोनों की लॉटरी जीतेगी। इसलिए जियाजो मिंग को अपने टाइमलाइन में ले लेती है और दोनों खूब मजे करते हैं और बार में जाके ड्रिंक्स करते हैं। तब उस रेस्टोरेंट का ऑनर उनसे आके ड्रिंक्स के पैसे मांगता है। अब जियाजो से कहती है कि मेरे सारे पैसे खत्म हो चुके हैं, इसलिए तुम मेरा पर्स रख लो, और ये पर्स कोई मामूली नहीं है बल्कि बहुत कीमती है, इसलिए ये पर्स तुम रख लो, कल मैं तुम्हें आकर पैसे दे जाऊंगी और ये पर्स ले लूंगी। अब अगले दिन दोनों उठकर लॉटरी टिकट के विनर को जानने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, और एज एक्सपेक्टेड उनकी लॉटरी टिकट ही विन करती है। तब अचानक से उनके लॉटरी टिकट का नंबर गायब हो जाता है
है और वो दोनों उदास हो जाते हैं। फिर उन्हें समझ आता है कि वो उनके फ्यूचर को चेंज नहीं कर सकते। अब अगले दिन जियाजो उस रेस्टोरेंट में जाकर अपने पर्स को वापस मांगती है। तब वो स्टाफ मना कर देता है और कहता है कि पहले पैसे दो, लेकिन उसके पास तो पैसे होते नहीं, इसलिए वो गुस्से में घर लौट रहे होते हैं। तभी एक बहुत बड़े एडवर्टाइजमेंट में मिंग को दिखा रहे होते हैं। असल में वो 2018 की टाइमलाइन में रहने वाला मिंग है और फ्यूचर में मिंग एक अमीर बिजनेसमैन बना होता है और वो मीडिया पर इंटरव्यू देने आया होता है। अब ये देख के मिंग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि मैं फ्यूचर में ऐसे कैसे बन गया हूँ। जिसके बाद वो दोनों उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे फ्यूचर मिंग इंटरव्यू दे रहा होता है। अब वहाँ पहुँच के जैसे ही मिंग फ्यूचर मिंग के पास जाने की कोशिश करता है तो वहाँ पे फिर से अर्थक्वेक आने लगता है, जिसकी वजह से वो इंटरव्यू भी कैंसिल हो जाता है। यहाँ फ्यूचर मिंग को लगता है कि वो पहले भी जियाचो से मिला है। इसी दौरान उसे जियाचो से जुड़ी हुई बातें भी याद आने लगती हैं। दूसरी तरफ मिंग स्लिप होकर नीचे गिरता है और उसके हाथ पे चोट आती है। इसी वजह से फ्यूचर मिंग के हाथ पे भी चोट आती है। इस तरह हमें पता चलता है कि मिंग जो कुछ भी करेगा वो उस फ्यूचर मिंग को भी इफेक्ट करेगा। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि पहले की मीटिंग सीन में जिस बिजनेसमैन को दिखाया गया था वो कोई और नहीं बल्कि फ्यूचर मिंग ही है और उसके साथ जो साइंटिस्ट बातें कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि जूनी है, जिसने 1999 में मिंग को जॉब से निकाल दिया था। अब जूनी फ्यूचर मिंग से कहता है कि 1999 का मिंग अपने टाइमलाइन में ना होकर जियाचो के टाइमलाइन में आ रहा है और इसीलिए आपको ऐसी मेमोरीज आती रहेंगी और ये सारी बातें आप पे भारी भी पड़ सकती हैं। यहाँ अगले दिन मिंग अपने ऑफिस में जाकर जूनी से मिलता है और उसे कहता है आप क्या मुझे नौकरी से निकालेंगे, मैं खुद ही नौकरी छोड़ देता हूँ, और ये कहकर रेजिग्नेशन लेटर देकर चला जाता है। अब यहाँ फ्यूचर मिंग जियाचो की ज्वेलरी शॉप में आकर उसे अपनी कार में डेट पर ले जाता है, लेकिन जितनी खुशी उसे 1999 वाले मिंग के साथ थी उतनी खुशी से फ्यूचर मिंग के साथ नहीं मिल रही थी। अब फ्यूचर मिंग उसे एक कॉस्टली रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, लेकिन फिर भी जियाचो कुछ मिस कर रही होती है। अब ये देख के फ्यूचर मिंग उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम 1999 वाले मिंग के साथ रह रही हो, लेकिन अब तुम मेरे पास के साथ ना रहो क्योंकि इससे मेरा फ्यूचर खराब हो सकता है। मैं किसी गोल को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ और इसमें तुम्हारी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है और तुम्हारे बचपन के घर को मैं तुम्हें वापस खरीद कर दे दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें 1999 वाले मिंग को छोड़कर उससे दूर जाना होगा। अब ये सुनकर कोई रास्ता ना होने पर जियाचो इस पर एग्री कर देती है, लेकिन वो उस घर के लिए नहीं बल्कि मिंग के फ्यूचर में उसके लिए कोई प्रॉब्लम्स ना हो इसलिए मान जाती है। अब जियाचो घर आकर मिंग से कहती है कि मुझे एक और जगह पर अच्छी नौकरी मिल चुकी है, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ, और अगली सुबह वो उठते ही अपना सारा सामान पैक करके उस अपार्टमेंट से बाहर चली जाती है और मिंग को छोड़कर जाने के बारे में सोचकर रोने लग जाती है। लेकिन जियाचो ने जाते समय अपने टाइमलाइन में उसके डोर को लॉक नहीं किया होता और वो थोड़ा सा ओपन रह जाता है, जिसे मिंग भी नोट करता है। अब मिंग जियाचो की हेल्प के बिना ही उस टाइमलाइन में इजीली जा सकता है। दूसरी तरफ मिंग की टाइमलाइन में जूनी उस कंपनी के ऑनर पे अटैक करता है, जिसके कारण वो ऑनर बेहोश हो जाता है। अब जियाचो के टाइमलाइन को दिखाते हैं और वो काफी समय बाद अपने बचपन के घर में लौटी है। अब जियाचो ने अपने जिस पर्स को उस रेस्टोरेंट के स्टाफ को दिया था वो फ्यूचर मिंग उसे लाकर देता है। अब जियाचो ये नोट करती है कि मिंग के कोट पर वो स्टिकर अभी भी लगा होता है और ये देखकर वो समझ आती है कि वो फ्यूचर मिंग नहीं बल्कि 1999 वाला मिंग है। अब जियाचो बहुत खुश होती है और उसे कहती है कि हमारा सेपरेट होना ही तुम्हारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा, इसलिए अब दोबारा तुम मुझसे कभी भी मिलने की बात न करना, और ये कहकर वो उसे भेज देती है। अब दोनों ही रोने लगते हैं और मिंग सैड होकर अपने अपार्टमेंट लौट जाता है। तब जूनी उसे कॉल करके अर्जेंटली एक ब्रिज पर पहुँचने को कहता है। मिंग को समझ नहीं आता कि नौकरी छोड़ देने के बाद जूनी उसे क्यों बुला रहा है। असल में जूनी ने मिंग को इसलिए बुलाया था क्योंकि उसे ऑनर को मारने के लिए मिंग की जरूरत थी। वो उसे कहता है कि अब हम इसे मार देंगे लेकिन ये एक एक्सीडेंट लगना चाहिए, लेकिन मिंग को ऐसा नहीं करना होता, इसलिए वो जूनी को लाख समझाता है कि ऐसा मत करो, लेकिन जूनी उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। और तभी मिंग को कुछ बातें याद आने लगती हैं और उसे पता चलता है कि यहाँ 1999 में फ्यूचर मिंग और जूनी ने मिलकर उस ऑनर को मार दिया था और इसी वजह से मिंग को मैनेजर की पोस्ट मिली थी और इसी वजह से वो इतना अमीर बना था। ये सारी बातें मिंग समझ जाता है। इसी दौरान वो उस कार की चेन को भी नोटिस करता है और ये वही की चेन थी जिसे देखकर जियाचो अपने डैड को याद किया करती थी, यानी वो ऑनर ही जियाचो के डैड हैं। अब ये सोच के ही मिंग कहता है कि मैंने जो मिस्टेक की थी मैं उसे अब ठीक करूंगा, और फिर वो जाकर जूनी को रोकता है और उस ऑनर को बचा लेता है, और ऐसा करने पर फ्यूचर मिंग गायब हो जाता है और जियाचो को अपने डैड मिल जाते हैं और वो फिर से बचपन से अपने डैड के साथ टाइम स्पेंड करने लगती है। अब टाइम पास में जाने की वजह से सब कुछ बदलने लगता है। मिंग जब ये सब कुछ बदलते हुए देखता है तो जियाचो से मिलने के लिए उसके अपार्टमेंट की तरफ भागने लगता है, जबकि जियाचो भी उससे मिलने के लिए उसकी तरफ भाग रही होती है। यहाँ जब वो एक जगह पे मिलते हैं तो जियाचो धीरे धीरे गायब होने लगती है। तभी मिंग उसे कहता है कि अब कुछ ही देर में तुम पूरी तरह से गायब हो जाओगी। अब तुम अपने पास में आ गई हो और अब तुम उम्र में मुझसे 7 साल छोटी भी हो। तुम मुझे नहीं जानती लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा और मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। अब ऐसा कहते ही जियाचो गायब हो जाती है। अब 8 साल बाद दिखाया जाता है कि अपने पसंद की म्यूजिक को सुनते हुए जियाचो उस म्यूजिक की तरफ आती है और वहाँ आते समय मिंग उसे देख लेता है और उसके पास आने लगता है। उसे पास आता देखते ही जियाचो उसे किक करती है और उसे कहती है कि आखिर तुम चोर हो जो तुम बार बार मेरे पास आ रहे हो। और फिर मिंग सोचती
सोचता है कि क्या अब भी इस प्यार को हमें लड़ाई से शुरू करना होगा। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।